तान्या ने काली साड़ी पहनी हुई थी और बारिश के कारण वह पूरी तरह से भीग चुकी थी। भीगे कपड़ों में तान्या बेहद खूबसूरत और आकर्षक लग रही थी। साड़ी उनके शरीर से चिपक गई थी और उनका गोरा रंग बारिश की बूंदों के कारण और निखर गया था। तान्या ने अपने बालों से पानी झाड़ते हुए मुस्कुराकर निरंजन दास को देखा और अपने फ्लैट की ओर बढ़ गई। सिल्क साड़ी में तान्या का भीगा हुआ रूप बेहद खूबसूरत लग रहा था, लेकिन उसने साड़ी का पल्लू मोड़कर खुद को पूरी तरह से ढक रखा था। निरंजन दास की नजरें अनजाने में उसके भीगे कपड़ों पर टिक गईं। बारिश के कारण साड़ी का हर सिलवट तान्या के व्यक्तित्व को और आकर्षक बना रहा था। तान्या का बचपन गांव में बीता था, लेकिन उसकी जिंदगी में बहुत जल्दी दुर्घटनाओं का साया छा गया। जब वह सिर्फ 9 साल की थी, तब एक ट्रेन दुर्घटना में उसके माता पिता का निधन हो गया। इसके बाद उसके चाचा चाची ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। तान्या बचपन से ही बेहद खूबसूरत थी और उसकी सुंदरता हर किसी का ध्यान खींच लेती थी। जब तान्या ने कॉलेज में पढ़ाई शुरू की, तो मोहल्ले के कई लड़के उसकी ओर आकर्षित होने लगे। यह बात उसके चाचा चाची के लिए चिंता का कारण बन गई। वे उसकी सुरक्षा और भविष्य को लेकर बहुत परेशान रहने लगे। उनकी कोशिश थी कि तान्या के लिए एक अच्छा और जिम्मेदार लड़का ढूंढा जाए। तान्या की खूबसूरती ऐसी थी मानो किसी फिल्म की हीरोइन हो। एक दिन उसकी एक कॉलेज फ्रेंड ने उससे कहा, तुम्हारी शक्ल तो ऐसी है कि तुम मॉडल बन सकती हो। मेरे अंकल मीडिया इंडस्ट्री में हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी फोटो उन्हें दिखा सकती हूँ। जब उसकी फ्रेंड के अंकल ने तान्या की तस्वीर देखी, तो उन्होंने बिना किसी ऑडिशन के ही मॉडलिंग का ऑफर दे दिया। तान्या इस बात को सुनकर थोड़ी हैरान हो गई, लेकिन तान्या ने मॉडलिंग के प्रस्ताव को मना कर दिया था। हालांकि उसके चाचा चाची ने इस प्रस्ताव को सकारात्मक रूप से लिया था, लेकिन तान्या के विचार इससे बिल्कुल अलग थे। तान्या बहुत समझदार और आत्मसम्मान का महत्व समझने वाली लड़की थी। उसे पता था कि मीडिया की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए अक्सर लोगों को समझौते करने पड़ते हैं, और वह अपनी इज्जत और आत्मसम्मान को दांव पर लगाने के लिए तैयार नहीं थी। तान्या को उन लोगों से घृणा थी जो करियर के सपने दिखाकर लड़कियों का शोषण करते हैं। उसने ठान लिया था कि चाहे जो हो, वह अपनी मेहनत और सच्चाई से ही अपने जीवन में आगे बढ़ेगी। इसलिए उसने बिना किसी संकोच के उस ऑफर को ठुकरा दिया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब तान्या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी, तब उसके चाचा को एक अच्छा रिश्ता मिला। लड़का पढ़ा लिखा और जिम्मेदार था और उसका नाम करण था। जब तान्या और उसकी चाची ने करण को देखा, तो उन्हें वह बहुत पसंद आया। करण की सादगी और शिष्टता ने तान्या का दिल जीत लिया। कुछ ही महीनों बाद तान्या और करण की शादी हो गई। तान्या के चाचा चाची ने उसे हमेशा अपनी बेटी की तरह पाला था, लेकिन उनके दिल में एक चिंता भी थी। तान्या की सुंदरता और मासूमियत उनके लिए कभी कभी बोझ जैसी लगती थी, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं कोई उसकी मासूमियत का फायदा न उठा ले। इसलिए उन्होंने जल्दी से उसकी शादी करवा दी, ताकि उसे एक सुरक्षित और खुशहाल जीवन मिल सके। तान्या ने भी अपने चाचा चाची के इस फैसले को दिल से स्वीकार किया, क्योंकि वह जानती थी कि उन्होंने उसके लिए कितना कुछ किया है। शादी के बाद तान्या को लगने लगा था कि वह अपने चाचा चाची के उपकारों से मुक्त हो चुकी है और अब वह अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार है। करण शिमला से सही सलामत लौट आया था। एक छुट्टी के दिन वह बाजार में कुछ सामान खरीदने जा रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात निरंजन दास से हो गई। निरंजन दास ने हालचाल पूछा, तो करण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं ठीक हूँ चाचा, आप कैसे हैं? बातचीत के दौरान करण ने उन्हें कहा, चाचा, मैं आपके बेटे जैसा हूँ, आप मुझे बेटा कहकर पुकार सकते हैं। इस पर निरंजन दास मुस्कुराकर बोले, ठीक है बेटा, घर में सब कैसे हैं? करण ने उन्हें बताया कि घर में सब खैरियत से हैं और साथ ही आग्रह किया कि वे एक दिन उनके घर जरूर आएं। आप जैसे बड़े लोग अगर हमारे घर आएं, तो घर की शोभा बढ़ जाएगी, करण ने कहा। निरंजन दास ने आने का वादा किया और विदा ले ली। निरंजन दास करण से बातचीत करके बहुत खुश हुआ। उसके मन में करण के घर जाने की इच्छा जाग उठी। शाम को वह अचानक करण के घर पहुंच गया। दरवाजा खोलते ही करण ने उनका स्वागत किया। अरे चाचा, आप आइए, यहाँ सोफे पर बैठिए, निरंजन दास ने पूछा। करण बेटा, सब ठीक है ना? करण ने कहा, जी हाँ, सब ठीक है भगवान की कृपा से। चाचा जी, आप आराम से बैठिए, मैं किचन से होकर आता हूँ। चाय बना रहा था। अभी अभी ऑफिस से लौटा हूँ, तो थोड़ा थका हुआ हूँ।
यह सुनकर निरंजन दास ने पूछा, घर पर और कोई नहीं है? करण ने जवाब दिया, नहीं, तान्या बाहर गई है, किसी दूर के रिश्तेदारों से मिलने। वह आती ही होगी। फोन पर बात हुई थी, वह रास्ते में है। तान्या का नाम सुनते ही निरंजन दास के मन में हलचल सी मच गई। उसे वह दिन याद आ गया जब उसने तान्या को फैन साफ करते हुए देखा था। उस पल की छवि उसके मन में अब भी ताजा थी और वह उसे भुला नहीं पा रहा था। इसी बीच दरवाजे की घंटी बजी। करण ने दरवाजा खोलते हुए पूछा, कौन है? बाहर से तान्या की आवाज आई, मैं हूँ। करण ने पूछा, इतनी देर क्यों हुई आने में? तान्या ने बताया, रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया था तो ट्रैफिक जाम में फंस गई थी। करण बोला, चलो जो भी हो, आओ मैं तुम्हें किसी से मिलाता हूँ। तान्या ने पूछते हुए कहा, कौन है इस वक्त? करण ने उत्तर दिया, हमारे अपार्टमेंट के मालिक निरंजन दास जी। नमस्ते करो। तान्या बोला, जी नमस्ते। निरंजन दास ने तान्या को देखा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नमस्ते बेटी, कैसी हो तुम? मैं इस अपार्टमेंट का मालिक निरंजन दास हूँ। तान्या मुस्कुराते हुए बोली, आपसे मिलकर खुशी हुई चाचा जी। तान्या ने हल्की मुस्कान दी और एक शालीनता से बात की। तान्या करण से बोली, चाचा जी के लिए मैं चाय लेकर आती हूँ, तुम उनके साथ सोफे पर बैठकर बात करो। करण बोला, हाँ बहुत अच्छा। उस दिन तान्या ने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वह हमेशा की तरह सादगी और गरिमा से भरी हुई नजर आ रही थी। निरंजन दास ने एक बार तान्या पर नजर डाली, लेकिन तान्या ने अपने पहनावे और व्यवहार से गरिमा बनाए रखी। जब वह चाय बनाने के लिए किचन की ओर जा रही थी तो उसकी चाल में एक सहज आकर्षण था जो किसी को भी उसकी सरलता की ओर खींच ले। निरंजन दास ने मन ही मन सोचा, करण कितना भाग्यशाली है कि उसे तान्या जैसी सुलझी और सुंदर पत्नी मिली। वह अपनी सोच को संभालते हुए करण से बातचीत करने लगा, पर मन ही मन तान्या के लिए कपोल कल्पना करते हुए आहें भरता रहा। कुछ दिन बीत गए। निरंजन दास हफ्ते में 1-2 बार करण के घर आता जाता रहा। वह हर बार करण से बड़े ही अच्छे तरीके से व्यवहार करता था। हालांकि उसके दिल में तान्या के प्रति कुछ अलग ही ख्वाहिशें थी। असल में निरंजन दास घर तो करण से मिलने के बहाने आता था, लेकिन उसका असली मकसद तान्या को देखना होता था। लेकिन ज्यादातर बार तान्या से उसकी मुलाकात नहीं हो पाती थी। जब भी निरंजन दास तान्या को देखता, वह हमेशा सलीके और मर्यादा से भरी हुई नजर आती। उसके पहनावे और आचरण में एक शालीनता होती थी जिससे निरंजन दास को कोई मौका नहीं मिलता था कि वह अपनी इच्छाओं को किसी रूप में व्यक्त कर सके। तान्या ने हमेशा निरंजन दास को एक बुजुर्ग व्यक्ति की तरह सम्मान दिया और उसके सामने सामान्य व्यवहार ही रखा। निरंजन दास इस स्थिति से निराश रहने लगा। वह मन ही मन सोचने लगा, तान्या को जब से देखा है उसकी छवि मेरे मन में बस गई है, लेकिन उसे अपने करीब लाने का कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा। वह हमेशा इतनी मर्यादा में रहती है कि उससे बात करना भी मुश्किल हो जाता है। वह अक्सर सोचता कि उसका ध्यान बार बार तान्या की ओर क्यों खिंचता है। उसके दिल और दिमाग के बीच एक अजीब सी लड़ाई चल रही थी। हालांकि वह जानता था कि यह सब केवल उसकी सोच थी और तान्या की गरिमा और व्यवहार को देखते हुए वह कभी उससे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। निरंजन दास अपने बड़े घर में अकेले ही रहता था। उसके साथ बस उसका नौकर रघुराज था जो कभी कभी अपने गांव चला जाता। निरंजन दास का एक बेटा था जो लंदन में रहता था और कभी कभार फोन कर पिता की खैर खबर लेता। निरंजन दास का कारोबार अच्छा चल रहा था। आलू के बड़े कोल्ड स्टोरेज और अपार्टमेंट के किराए से उसे हर महीने अच्छी आमदनी हो जाती थी। हालांकि पैसे की कोई कमी नहीं थी, फिर भी घर में अकेलापन उसे अक्सर खलता था। उसकी पत्नी को गुजरे हुए 1 साल हो चुका था और उसके बाद से वह खुद को और भी ज्यादा अकेला महसूस करता था। निरंजन दास दिखने में साधारण थे। उनकी उम्र के निशान उनके चेहरे पर साफ दिखते थे, लेकिन वह अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते थे। हर सुबह 2 घंटे कसरत करना उनकी दिनचर्या में शामिल था। यह उनकी उम्र के बावजूद उन्हें शारीरिक रूप से चुस्त बनाए रखता था। एक दिन सुबह की कसरत के बाद निरंजन दास थककर अपार्टमेंट के रास्ते में रुके। तभी उनकी मुलाकात करण से हो गई। अरे करण बेटा, आज ऑफिस नहीं गए? 10:30 बज चुके हैं, निरंजन दास ने मुस्कुराते हुए पूछा। करण ने जवाब दिया, चाचा आज ऑफिस बंद है, हमारे एमडी सर की पत्नी का देहांत हो गया है, इसी वजह से। निरंजन दास ने अफसोस जताते हुए कहा, ओ यह तो बहुत दुखद है।
खैर, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं घर जा रहा हूँ चाचा। और आप? करण ने जवाब दिया। हाँ, मैं भी घर ही जा रहा हूँ। आज की कसरत यहीं खत्म हो गई, निरंजन दास ने कहा। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर कोई काम नहीं है तो मेरे घर चलिए, चाय पीते हैं और थोड़ा राजनीति पर चर्चा भी हो जाएगी। निरंजन दास सहज तैयार हो गए। करण ने घर पहुंचकर कहा, चाचा बैठिए। तान्या, सुनो, देखो निरंजन चाचा आए हैं, जल्दी चाय लेकर आओ। तान्या अंदर से मुस्कुराते हुए बाहर आई और बोली, नमस्ते चाचा, इतने दिनों बाद आना हुआ, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटी, तुम कैसी हो? निरंजन दास ने पूछा। तान्या ने लाल रंग का गाउन पहन रखा था। उसका पहनावा साधारण लेकिन खूबसूरत था। वह सादगी में भी बेहद आकर्षक लग रही थी। गाउन में उसकी गरिमा और आत्मविश्वास झलक रहा था, जो हर किसी का ध्यान खींच लेता था। निरंजन दास ने उसकी शालीनता और आत्मविश्वास की तारीफ मन ही मन की। तान्या ने मुस्कुराते हुए कहा, चाचा, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। करण, तुम चाचा को बैठाकर बात करो। निरंजन दास ने मन ही मन सोचा, इस घर का माहौल और तान्या की यह सादगी कितनी सुखद है। तान्या चाय बनाकर ट्रे में लेकर आई और उसे निरंजन दास के सामने रखते हुए बोली, चाचा लीजिए चाय। निरंजन दास ने उसकी ओर देखा, लेकिन उनकी नजरें अनजाने में उसके गाउन की ओर टिक गईं। गाउन का गला थोड़ा बड़ा था और तान्या का मंगलसूत्र उसकी छाती के पास झूल रहा था। यह दृश्य निरंजन दास के मन में हलचल पैदा कर गया। तान्या ने निरंजन दास के ध्यान को नोटिस नहीं किया, क्योंकि वह शक्कर डालते हुए और करण से बात करते हुए व्यस्त थी। निरंजन दास ने अपनी नजरें तुरंत हटा ली, लेकिन उनके मन में तान्या की छवि गूंजती रही। वह इस ख्याल से खुद को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका मन कहीं और भटकने लगा। कुछ दिन बाद एक दिन तेज बारिश हो रही थी। तान्या अपने बेटे अखिल को स्कूल से लेकर घर लौट रही थी। रास्ते में उन्हें ऑटो रिक्शा नहीं मिला और बारिश इतनी तेज थी कि वह पूरी तरह भीग गई। जब वह अपार्टमेंट के अंदर आई तो निरंजन दास ने उन्हें देखा। तान्या ने काली साड़ी पहनी हुई थी और बारिश के कारण वह पूरी तरह से भीग चुकी थी। भीगे कपड़ों में तान्या बेहद खूबसूरत और आकर्षक लग रही थी। साड़ी उनके शरीर से चिपक गई थी और उनका गोरा रंग बारिश की बूंदों के कारण और निखर गया था। तान्या ने अपने बालों से पानी झाड़ते हुए मुस्कुराकर निरंजन दास को देखा और अपने फ्लैट की ओर बढ़ गई। सिल्क साड़ी में तान्या का भीगा हुआ रूप बेहद खूबसूरत लग रहा था, लेकिन उसने साड़ी का पल्लू मोड़कर खुद को पूरी तरह से ढक रखा था। निरंजन दास की नजरें अनजाने में उसके भीगे कपड़ों पर टिक गईं। बारिश के कारण साड़ी का हर सिलवट तान्या के व्यक्तित्व को और आकर्षक बना रहा था। जब तान्या ने निरंजन दास को नमस्ते कहा तो निरंजन दास जवाब देना भूल गए। उनकी आंखें तान्या के व्यक्तित्व की खूबसूरती में खोई हुई थी। तान्या ने महसूस किया कि निरंजन दास की नजरें कुछ अधिक समय तक उस पर टिकी हुई हैं। यह देखकर उसे थोड़ा असहज लगा। उसने तुरंत वहां से हट जाना बेहतर समझा। तान्या मन ही मन सोच रही थी, निरंजन चाचा ने ऐसा व्यवहार क्यों किया? मैं तो हमेशा उन्हें अपने बड़े के रूप में सम्मान देती आई हूँ। वह इस बात से आहत हुई और अंदर ही अंदर नाराज भी हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि निरंजन दास जैसा सम्मानित व्यक्ति इस तरह की हरकत करेगा। उधर निरंजन दास खुद भी असहज महसूस कर रहे थे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें। उन्होंने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनका मन तान्या की छवि में उलझा हुआ था। यह उनके लिए एक उलझन बन गया था, लेकिन वह इस भावना को खुद तक ही सीमित रखना चाहते थे। निरंजन दास ने अपने मन को शांत करने के लिए खुद को दूसरे कामों में व्यस्त करने की कोशिश की, लेकिन तान्या की छवि बार बार उनकी सोच पर हावी हो रही थी। वह यह भी समझ रहे थे कि उनके इस तरह के ख्याल गलत हैं, लेकिन मन को संभालना उनके लिए कठिन हो रहा था। एक बार अखिल के जन्मदिन की पार्टी का आयोजन किया गया। पार्टी में निरंजन दास भी आमंत्रित थे। तान्या ने उस दिन एक खूबसूरत रंगीन साड़ी पहनी थी। हल्का सा मेकअप किया हुआ था, जिससे उसकी सुंदरता और भी निखर रही थी। पार्टी में हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। निरंजन दास भी पार्टी में मौजूद थे और बार बार चोरी चोरी तान्या की ओर देख रहे थे। तान्या ने यह महसूस किया और थोड़ी असहज हो गई। उसने इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन बार बार निरंजन दास की नजरें उसे परेशान कर रही थी। तान्या ने सोचा कि वह इस बारे में करण को बता दे, लेकिन वह कुछ कहने में झिझक रही थी।
वह इस सोच में थी कि कहीं बात बढ़ न जाए। समय के साथ तान्या का निरंजन दास के प्रति सम्मान धीरे धीरे कम होता जा रहा था। वह हर संभव कोशिश करती थी कि उनसे कम बात हो और जितना हो सके वह उनसे दूर ही रहे। कुछ दिनों बाद करण के एक पुराने दोस्त आलोक ने उसे लॉन्ग ड्राइव पर चलने का अनुरोध किया। करण ने एक दिन की छुट्टी लेकर यह योजना बनाई और दोनों आलोक की निजी कार में निकल पड़े। रास्ते में एक पुलिस चेक पोस्ट आया, जहां पुलिस ने उनकी गाड़ी रोकने का इशारा किया। जैसे ही गाड़ी रुकी, आलोक थोड़ा घबरा गया। पुलिस को यह शक हुआ और उन्होंने गाड़ी की जांच शुरू कर दी। वह जल्दबाजी में गाड़ी से बाहर निकला और बिना कुछ सोचे समझे अपनी जेब से पिस्टल निकालकर फायर कर दिया। जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाई और तभी एक गोली आलोक को लगती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। जांच के दौरान गाड़ी की डिक्की से कुछ संदिग्ध पैकेट मिले। करण यह देखकर चौंक गया। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि आलोक की गाड़ी में ऐसी चीजें हो सकती हैं। पुलिस ने तुरंत दोनों को हिरासत में ले लिया। आलोक ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन बात हाथ से निकल गई। इस घटना ने करण के जीवन में एक बड़ा झटका दे दिया। पुलिस ने करण से पूछा, क्यों रे तू ड्रग्स का धंधा करता है? करण हैरान होकर बोला, नहीं सर, आपसे कुछ गलतफहमी हो रही है। मैं तो निर्दोष हूँ, मुझे जाने दीजिए। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मेरा दोस्त ही इस मामले में शामिल है। करण के मिन्नतों का पुलिस पर कोई असर नहीं हुआ और वे उसे गिरफ्तार करके जेल ले गए। तान्या जब ये खबर सुनती है कि पुलिस ने करण को जेल में डाल दिया है, तो वह बहुत घबराई हुई थी। वह दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन पहुंची और वहां रोते हुए पुलिस वालों के सामने अपने पति को छोड़ने की अपील करने लगी, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिल पाई। तान्या जेल में करण से मिलकर रोने लगी। उसने ठान लिया था कि वह अपने पति को छुड़ाने के लिए कुछ भी करेगी। उसने कई रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। फिर भी उसने हार नहीं मानी और कोशिश में लग गई। तान्या और करण के पास भी पर्याप्त पैसे नहीं थे और एक अच्छे वकील की फीस भी बहुत ज्यादा थी। जमानत के लिए भी पैसे की तुरंत जरूरत थी, लेकिन तान्या के पास कोई और रास्ता नहीं था। आखिरकार उसने निरंजन दास से मदद की गुहार लगाई। तान्या ने निरंजन दास से कहा, निरंजन चाचा, करण को छुड़ाने के लिए जमानत के लिए बहुत पैसे की जरूरत है। मैं बहुत लाचार हूँ, कृपया मेरी मदद करो। मैं वादा करती हूँ कि जब करण बाहर आएगा तो वह आपका पैसा धीरे धीरे चुका देगा। निरंजन दास ने कुछ समय तक चुप रहकर सुना और फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। तान्या बोली, वो क्या है? निरंजन दास बोला, देखो तान्या, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। मैं तुमसे कोई जोर जबरदस्ती करके तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। तुम परेशान मत होना करण के बारे में सोचकर। मैं तुम्हें नौकरी दिला दूंगा, जिससे तुम्हारा खर्च तो चलेगा ही साथ करण की जमानत और वकील का सारा खर्चा मैं चुका दूंगा। लेकिन बदले में मेरी एक इच्छा है जो तुम्हें पूरी करनी होगी। हाँ, मेरी जो इच्छा है उसे सुनकर तुम मुझे बहुत बुरा समझोगी, मैं जानता हूँ। तुम मुझसे नफरत भी करोगी, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ। तान्या बोली, चाचा जी, मैं आपकी कोई भी शर्त मानने को तैयार हूँ। बोलिए, मुझे क्या करना पड़ेगा? निरंजन दास बोला, तान्या, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा, लेकिन बदले में मुझे तुम चाहिए, सिर्फ एक बार के लिए। तान्या निरंजन दास की बात सुनकर शॉक्ड और स्पीचलेस हो गई। उसको लगा जैसे उसके ऊपर आसमान गिर पड़ा है। तान्या तुरंत बोली, छी, आप तो मुझे बेटी कहकर पुकारते थे। आप मेरे बाप के उम्र के हैं, लेकिन आपकी सोच इतनी गिरी हुई। छी छी। तान्या गुस्से में वहाँ से फौरन बिना कुछ कहे चली गई। कुछ ही देर बाद चौकीदार सोमेश तान्या के घर आकर उसे एक लिफाफा देता है। लिफाफे में निरंजन दास ने लिखा था कि अगर कभी तान्या को उसका दिल मंजूरी देता है तो वो उसके फोन पर मैसेज करे, और निरंजन दास का फोन नंबर भी लिखा हुआ था। उस रात तान्या अपने बेटे अखिल के पास सोई थी। वो सारी रात रोती रही। वो बहुत कंफ्यूज्ड थी कि अब वो क्या करेगी। सिर्फ एक ही रास्ता है, लेकिन वो खुद को उस काले बुढ़े को समर्पित नहीं करना चाहती थी। जब भी वो उसके गंदे प्रपोजल के बारे में सोचती, उसे बहुत गुस्सा आ जाता और वो रोने लग जाती। कहानी जारी रहेगी।